प्यारे बच्चों, कंपटीशन के इस दौर में जैसे हम ज्योग्राफी की वैल्यू अच्छे से समझ रहे हैं, हमारा जो ये नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं आज कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और स्पेशली 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलने वाले हैं जो फैक्ट्स के साथ आपको मैं आसान तरीके से समझाऊंगी। सो वेलकम एवरीवन, मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे एंड अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करें हमारे चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? मानव भूगोल। जब हम मानव भूगोल पढ़ रहे हैं तो हमारी सारी चीजें किस पर ही डिपेंड होगी? मानव पर यानी ह्यूमन पर। तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स बनने वाले हैं, तो अच्छे से सीरियस होके पेन एंड नोटबुक अपने पास रख लीजिए और अच्छे से इस क्लास को वॉच कीजिए। जो भी आपके डाउट्स रहते हैं कमेंट सेक्शन में डालते रहिए एंड स्पेशली थैंक यू सो मच, आपने प्रीवियस क्लासेस को इतना लाइक किया। प्लीज फटाफट से उनको जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सब तक ये क्लासेस पहुंच पाए। सो जिन भी बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है सो बी डोंट वरी, आपको सारी क्लासेस की लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दी गई है, तो वहां से जाके आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। और हमारे जो फ्री नोट्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो फटाफट से ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। सो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है मानव विकास। देखिए, हमने अभी तक जो सारी चीजें पढ़ी वो मानव से रिलेटेड ही है, चाहे वो पॉपुलेशन हो, चाहे जनसंख्या के संगठन की बात की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है, तो सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं मानव को महत्वता दी गई है। अगला हमारा जो चैप्टर है वो है मानव विकास। मानव विकास की जब हम बात करते हैं तो कई सारी अवस्थाओं को हमें समझना पड़ता है। जैसे कि मैं अपनी ग्रोथ की बात करूं तो मेरे लिए मेरा ग्रोथ क्या होगा कि मैं अच्छे से अच्छा कंपटीशन एग्जाम क्रैक करूं और अच्छी सी पोस्ट पर जाऊं, मैं उसको अपना ग्रोथ मानूंगी। उसी प्रकार से एज ए स्टूडेंट या फिर एज अ प्लेयर, आप जो भी, अगर आपकी रुचि क्रिकेट में है, आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो आप उसमें अपना ग्रोथ कैसे देखेंगे कि आप अच्छे से कोच से ट्रेन लेके इंडियन क्रिकेट टीम में खेलें, तो ये आप अपना इससे ग्रोथ समझेंगे। उसी प्रकार से पूरे विश्व में मानव विकास के कई सारे स्तर रखे गए कि मानव विकास कैसे समझा जाता है। प्रारंभिक अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो उस समय जो आर्थिक स्थिति थी जिसकी मजबूत होती है वही राष्ट्र मानव विकास में भी श्रेष्ठ माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे समय में बदलाव हुआ, शिक्षा का प्रचार हुआ, इससे लोगों की सोच और विचारधाराएं भी बदली। उसी विचारधाराओं को हम हमारे इस चैप्टर में समझेंगे कि मानव का विकास आखिर हुआ कैसे है, या कैसे हम समझ सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में मानव का विकास श्रेष्ठ है, या श्रेणी के क्रमवार हम राष्ट्र को इंगित कर सकते हैं। तो उसके आधार पर यूएन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन लिखी है। उनका कहना है कि कोई भी क्षेत्र वहां के मानव विकास में सबसे बड़ी भूमिका निभाने के लिए वहां की शिक्षा व्यवस्था, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था, वहां के ज्ञान क्षेत्र, वहां के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जितना विस्तार होगा उतना ही मानव का विकास संभव हो सकता है। तो इसके आधार पर कई सारे तथ्यों को हम समझेंगे और कुछ फैक्ट्स पे भी बात करेंगे जो कि हमारे कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 12th बोर्ड में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो इस चैप्टर को आप हाईलाइट कर दीजिए, नोट कर लीजिए एंड जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उसको एक बार नोट डाउन करके प्रैक्टिस करने की भी कोशिश कीजिएगा। तो बढ़ते हैं पॉइंट्स की तरफ। वृद्धि और विकास के बारे में जब हमने बात की वृद्धि और विकास की, तो यहाँ पे आपको, अगर हम इसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करें, वृद्धि का मतलब होता है बच्चों ग्रोथ और विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। अब आपने सोचा होगा मैम ने इंग्लिश तो बता दी लेकिन इसमें डिफरेंसेस क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जब मैंने कहा कि एक छोटा सा पौधा है, उसमें एक विकास हुआ है, यानी वो पौधा पेड़ बन गया है, तो ये इसका विकास क्रम है या इसकी वृद्धि है? तो हम क्या कहेंगे? ये इसकी वृद्धि है क्योंकि पौधे में वृद्धि हुई है। या मैं ये कहूं कि जो भी आवासीय क्षेत्र हैं उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ है, तो ये उस क्षेत्र का क्या है? वृद्धि है या विकास है? ये उसका विकास है। तो दोनों ही शब्दों में आपके अंतर को पहचानना पड़ेगा और इन दोनों की महत्वता जो है, एक जो है ये आपके वस्तु की मात्रात्मक वृद्धि को बताता है और विकास जो है वो किसी क्षेत्र विशेष की गुणात्मक अवस्था की या गुणात्मक वृद्धि को बताता है। तो वृद्धि और विकास, विकास पूर्णतः किस पर निर्भर है? वृद्धि पर ही निर्भर है। वृद्धि यदि धनात्मक स्थिति में होगी यानी पॉजिटिव अप्रोच में यदि वृद्धि होगी तो उसी क्षेत्र का विकास क्रम भी पॉजिटिव रहेगा यानी सकारात्मक दृष्टिकोण को बताएगा। तो हम इसको डेफिनेशन के रूप में समझने की कोशिश करते हैं, इन दोनों के डिफरेंसेस को समझते हैं। वृद्धि जो है वो एक मात्रात्मक परिवर्तन को बताता है और इसका जो मूल्य होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक होता है। ये वस्तुओं के रूप में वृद्धि की अवस्था को बताता है। दूसरा, जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास हमारा गुणात्मक परिवर्तन है, यानी गुणात्मक परिवर्तन से तात्पर्य यह है कि जब तक
हम किसी क्षेत्र विशेष की वर्तमान दशाओं में वृद्धि नहीं हो जाती तब तक विकास भी नहीं होगा, और विकास सदैव सकारात्मक वृद्धि की अवस्था को ही बताता है। इसी के आधार पर हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं कि किसी क्षेत्र में यदि 1 लाख से जनसंख्या बढ़कर 2 लाख हो गई तो उस क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि होगी, जनसंख्या विकास नहीं होगा। यदि उस क्षेत्र की जनसंख्या जो 2 लाख हुई है उन्हीं के साथ उन्होंने शिक्षा पर भी काम किया, शिक्षित हुई है, उनमें चिकित्सा सुविधाओं में सुधार हुआ है, उसी के आधार पर उनके आवासीय स्तर में भी सुधार हुआ है, उनके हम ये कह सकते हैं लिविंग स्टाइल जो है वो हाईली ब्रॉड हुआ है, तो इस क्षेत्र में हम इस अवस्था को क्या कहेंगे, उस जनसंख्या का विकास कहेंगे। तो अब आप जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या के विकास को अच्छे से समझ गए होंगे। जो भी किसी क्षेत्र की मात्रात्मक वृद्धि को बढ़ाता है वो वृद्धि कहलाता है, और जो गुणात्मक अवस्था को बढ़ाता है वो हमारा विकास कहलाता है। क्लियर है? सो इसमें यहाँ पे आपको लघुतरात्मक रूप में 12th में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 50 शब्दों का, वृद्धि और विकास में अंतर को समझाइए। तो अब आप अच्छे से समझा सकते हैं, और आप एक उदाहरण भी ले सकते हैं एक पौधे का, किसी क्षेत्र विशेष का। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है। अब हम बात करेंगे मानव के विकास क्रम की। तो देखिए बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक लाइन बोली थी कि पहले जो था मानव विकास अर्थव्यवस्था पर निर्भर था, यानी आर्थिक स्थितियां जितनी मजबूत होती थी उस क्षेत्र के विकास को मानव विकास समझ लिया जाता था। जैसे कि मैं बात करूं यूएसए की, तो यूएसए उस समय, हालांकि अभी हम उसकी जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं तो इतनी स्ट्रांगली है क्योंकि वहां पे एजुकेशन भी अच्छा हो रहा है और यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में जो कोई भी कंट्री इकोनॉमिकली लेवल पे ब्रॉड थी, इकोनॉमिकली लेवल पे स्ट्रांग थी, वही कंट्री मानव विकास में भी स्ट्रांग समझी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे सोच बदली, समझ विकसित हुई, और ये चीज देखा गया कि सिर्फ और सिर्फ धन से ही व्यक्ति का विकास संभव नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा मिलियनियर है और उसको बहुत बड़ी बीमारी, हम कह सकते हैं जैसे कि कैंसर, लाइलाज बीमारी अगर उसको हो जाती है तो कोई भी पैसा उसका विकास या उसके स्तर में सुधार नहीं कर सकता। उसके स्तर में सुधार कौन करेगा? चिकित्सा सुविधा। तो यहाँ पे बात किसकी हो गई? चिकित्सा सुविधा की बात हो गई। तो और यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसा है लेकिन वो अनएजुकेटेड है तो यहाँ पे उसका विकास नहीं हो सकता। तो उसके विकास के लिए किसकी नीड रहेगी? शिक्षा की नीड रहेगी, एजुकेशन की नीड रहेगी। तो इसी के आधार पर लोगों की सोच बदलती गई, और सोच को बदलने में कई सारे भूगोलविद थे, कई सारे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने एक अवस्था को समझा और मानव के विकास क्रम पर अपनी विचारधारा या अवधारणाओं को प्रस्तुत किया। उनको हम बहुत ही डिटेल से समझेंगे। और आज हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर मैं कहूँ कि किसी चीज पर अगर चर्चा की जा रही है तो मानव के विकास पर ही चर्चा की जा रही है कि मानव का ग्रोथ कैसे किया जा सकता है, किस स्ट्रक्चर के आधार पर मानव एक डेवलपमेंट ह्यूमन बन सकता है। उसके एक क्रम को हम समझेंगे कि मानव का विकास क्रम प्रारंभ की अवस्था से लेकर वर्तमान की अवस्था में कितना बदला है। तो अब जब हम बात करते हैं प्रारंभिक स्तर की, तो प्रारंभिक दशकों में जो विकास हुआ था वो आर्थिक वृद्धि के आधार पर मापा जाता था। देश जितना विकसित होता था तभी वह अर्थव्यवस्था के आधार पर उसके देश के लोगों की जीवन प्रत्याशा को भी मजबूत मान लिया जाता था। लेकिन इसके साथ ही समय के साथ विचारधारा में बदलाव आया। और ये बदलाव कब आया बच्चों? ये बदलाव आया 80 और 90 के दशक में। जब 80 और 90 के दशक में आपको पता है उस समय बहुत सारे रिवॉल्यूशन भी हुए थे और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हुए थे। हमने कई सारे प्रशिक्षण पे भी ध्यान दिया था और वैज्ञानिक खोजों का भी यहाँ पे बहुत बड़ा एक सुधार, रिवॉल्यूशन हुआ था। तो साइंटिफिक लेवल पे भी यहाँ स्ट्रॉन्ग बातें हुई थी, तो लोगों की समझ भी डेवलप होती गई। और इसी के आधार पर 80 टू 90 के दशक में एक नया विचार आया जिसने कहा गया कि जो भी देश आय के आधार पर नहीं, अन्य आधार पर, जैसे कि जीवन गुणवत्ता, स्वतंत्रता के अवसर, यानी लोगों को सोचने की, बोलने की, समझने की आज़ादी मिले, इसके आधार पर विकास होता है, वही यहाँ पे मानव के विकास के क्रम को बताया जाने लगा कि जहाँ किसी राष्ट्र में व्यक्ति को बोलने की आज़ादी होगी, जहाँ किसी राष्ट्र में व्यक्ति को शिक्षित रहने की आज़ादी होगी, जहाँ किसी राष्ट्र में व्यक्ति को अपने मन से कार्य करने की आज़ादी होगी, वही राष्ट्र विकसित कहलाएगा, या मानव विकास पर वही राष्ट्र श्रेष्ठ कहलाएगा। इसी के आधार पर कई सारे अर्थशास्त्रियों का विचार आएगा और सबसे इंपॉर्टेंट 2 अर्थशास्त्री थे। एक थे बांग्लादेशी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और एक हमारे भारत के ही थे जिनको नोबेल प्राइज भी मिला गया है, अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र में नोबेल हमारे भारत के बहुत ही ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक्स रह चुके हैं ये अमर्त्य सेन और महबूब उल हक, इन दोनों ने मिलकर मानव विकास पर बहुत बड़ा रिसर्च किया और उसके आधार पर एक इंडेक्स का भी निर्माण किया। उसको हम बहुत डिटेल से समझेंगे हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। तो अमर्त्य सेन और महबूब उल हक जो थे,
इन दोनों ने मानव विकास की अवधारणाओं का प्रतिपादन किया और इनके अनुसार इन्होंने क्या मत रखा, इनके अनुसार कि जो कोई भी राष्ट्र या किसी व्यक्ति का विकास उसके मूल उद्देश्य जैसे कि दशाओं को उत्पन्न करना, लोगों के सार्थक जीवन को व्यक्त करने में सबसे बड़ी भूमिका उन्होंने बताई कि कोई भी व्यक्ति का सार्थक जीवन कैसे हो सकता है, यानी जीवन सफल कैसे हो सकता है, जब वो शिक्षा पर कार्य करेगा, जब वो अपने जीवन पर की स्वास्थ्य सेवाओं पर कार्य करेगा, अपने जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने पर जो ध्यान देगा, वही मानव का सार्थक जीवन कहलाएगा। ये थॉट्स किनके थे? ये थॉट्स थे महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, और इसी के आधार पर यूएनडीपी को इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की और यूएनडीपी ने इनकी बातों को तवज्जो देते हुए एचडीआई का एसडीआई हम ये कह सकते हैं मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की शुरुआत की 1990 के दशक में, जिसको हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बच्चों इस चैप्टर का सबसे मेन और क्रीम पॉइंट है। इनको आपने अच्छे से अगर समझ लिया तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पुटअप होंगे वो आप आसानी से कर पाएंगे। सो पॉइंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष। अब आप समझिए बच्चों कि हमने अभी तक जो मानव विकास के क्रम पर बात की, महबूब उल हक और जो अमर्त्य सेन थे उनके कॉन्सेप्ट पर हमने अच्छे से थोड़ा सा डिस्कस किया। तो ये अब आप अपने माइंड सेट करने की कोशिश कीजिए कि मानव का विकास जो है वो कैसे संभव हो सकता है। एक तो या तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो ज्ञान क्षेत्र है उसमें उसका विस्तार हो, यानी उच्च ज्ञान या उच्च शिक्षा की उसको प्राप्ति हो। दूसरी चीज कि उसके जितने भी संसाधन है, जो उसकी आवश्यकता वाले संसाधन है, वहां तक उसकी पहुंच बने। और तीसरा हम कह सकते हैं कि जो भी चिकित्सा सुविधाएं हैं वो उसको मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं अच्छी से अच्छी मिले। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो, एजुकेशन ब्रॉड हो और इसी के साथ जो भी रिसोर्सेज हैं वो एक इजी लेवल तक लोगों पर पहुंच पाए। तो यही हमारे मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष कहलाएंगे। तो यहां से इंपॉर्टेंट, वैसे इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर आपको महत्वपूर्ण पक्ष पूछ लिया जाए तो आप सीधे से बता सकते हैं कि मानव विकास में कौन कौन से ऐसे पक्ष हो सकते हैं जो उसके विकास की भूमिका में निभाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इनके पक्षों की। तो यहाँ पे दीर्घ स्वास्थ्य जीवन होना चाहिए, उच्च ज्ञान होना चाहिए और पर्याप्त संसाधनों तक हर व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें इक्वलिटी लेवल पे सब तक इसकी अवेलेबिलिटी हो रही है, सब तक इसकी पहुंच बन पा रही है, तो हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है या बहुत अच्छे से उसका मानव का विकास हो रहा है। अब हम बात करेंगे इसके मापन को। तो इनमें मापने के लिए उपयुक्त सूचक का विकास भी किया गया है, क्योंकि देखिए किसी भी क्षेत्र के आधार पर कई ऐसे बिंदु रखे जाते हैं और उन बिंदुओं के आधार पर क्षेत्र के या क्षेत्र विशेष में मानव विकास को अंकन किया जाता है। इसके आधार पर मानव की जो क्षमता का निर्माण करना या महत्वपूर्ण पक्ष है कि जिसके विकल्पों का विस्तार हो सकता है, यानी यदि किसी क्षेत्र विशेष में जितना मानव का विकास होगा उसके लिए उतने ही विकल्प खुलेंगे। यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं जैसे कोई अशिक्षित बच्चा है जिसने कभी पढ़ाई नहीं की हो, वो निरक्षर हो, और उस बच्चे का जो विकल्प है डॉक्टर का वो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसके पास जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग वो जो काम कर सकता है उसमें डॉक्टर वाला कार्य वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए शिक्षा की आवश्यकता रहेगी। तो अशिक्षित बच्चा डॉक्टर का विकल्प नहीं चुन सकता। उसी के आधार पर शिक्षा की क्षमता के अभाव में उसका विकल्प सीमित हो गया है और अतः क्षमता के रूप में हम आय का विकल्प भी सीमित हो जाएगा। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भी आय के क्षेत्र हैं, शिक्षा के क्षेत्र हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र हैं, यदि मानव इस पर कार्य करेगा तो उसके लिए विकल्पों के भी साधन उपलब्ध हो जाएंगे। तो साधनों की उपलब्धता कैसे हो सकती है? जब वो इन दोनों क्षेत्रों में कार्य करेगा। दोनों क्षेत्र में कार्य करेगा तो उसके लिए आय के साधन भी उपलब्ध हो जाएंगे। जैसे यदि ये बच्चा शिक्षित होता तो ये बहुत सारे सेक्टर्स में कार्य कर सकता, या हो सकता है वो डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता। तो आपके अकॉर्डिंग भी आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं। यदि आपको मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में क्वेश्चन किया जाए तो आप क्या बताएंगे कि मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्षों में दीर्घ स्वास्थ्य जीवन होना चाहिए, उच्च ज्ञान होना चाहिए और संसाधनों तक सभी की पहुंच होनी चाहिए। ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण घटक होते हैं मानव विकास के। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पर अब हम बात करते हैं मानव विकास के 4 स्तंभों की। मानव विकास के 4 स्तंभ, अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। यहां से 100% क्वेश्चन पुटअप हो सकता है 12th बोर्ड में। यहां से सीधा आपको पूछा जाएगा निबंधात्मक प्रश्न के रूप में मानव विकास के 4 स्तंभ को समझाइए। अब 4 स्तंभ यानी 4 पिलर, जैसे हम सब्जेक्ट में कहते हैं बच्चों। मैंने स्टार्टिंग जब 11th की क्लासेस शुरू की थी मैंने आपको एक चीज कही थी कि हमारे एसएसटी सब्जेक्ट के 4 ही पिलर हैं, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री। उसी प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट में भी 4 इंपॉर्टेंट पिलर हैं जो उसके डेवलपमेंट की ग्रोथ को या हम कह सकते हैं उसके डेवलपमेंट को बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो पहला पिलर है हमारा या पहला स्तंभ है वह है समता।
समता के आधार पर देखिए बच्चों, किसी भी क्षेत्र के आधार पर जो अवसर, समान अवसर की उपलब्धता, जैसे हमने पीछे स्लाइड में पढ़ा था कि किसी अशिक्षित बच्चे को डॉक्टर वाला जो विकल्प है वो नहीं पा सकता, उसी के आधार पर जब भी किसी व्यक्ति को सभी अवसरों की समानता मिलेगी, उसी जैसे शिक्षा में उसको समानता मिले, हर क्षेत्र में वो समान अवसर की अगर उसको उपलब्धता रहेगी तो उसका विकास संभव हो सकता है। दूसरा हमारा जो है वो है सतत पोषण। सतत पोषण आपने 9th-10th में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको ये कहूँ कि भविष्य में ध्यान में रखकर, यानी भावी पीढ़ी के लिए ध्यान में रखकर संसाधनों का जो उपयोग किया जाता है ताकि उनको भी उन संसाधनों की उपलब्धता हो सके, उसी को हम क्या कहते हैं, सतत पोषण कहते हैं या सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सतत पोषण या विकास कहा जाता है जो भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर संसाधनों की उपलब्धता रखी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम पेट्रोल की बात करें, कोयला की बात करें, इनको बनने में बच्चों बहुत सारा समय लग जाता है। अगर हम इसको बहुत ज्यादा कंज्यूम करेंगे, बहुत ज्यादा इसका उपयोग करेंगे, तो आने वाली जो जनरेशन है वो इन चीजों को हो सकता है देख भी ना पाए। तो इसे ही सतत पोषण या विकास कहा जाता है कि आप भावी पीढ़ी की तरफ ध्यान में रखते हुए संसाधनों की पहुंच को सीमित करें और जितनी आवश्यकता है उतनी ही संसाधनों को प्रयोग करें। तो ये हमारा सतत पोषण कहलाता है। तीसरा हमारा है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी से आप क्या समझ सकते हैं? प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जब आप किसी क्षेत्र विशेष में श्रमिक हो गए, उनके कार्य की उपलब्धता, जैसे अगर मैं बात करूं किसी क्षेत्र विशेष में एक शिक्षित जनसंख्या है तो उनके लिए विकल्प बहुत सारे होंगे, तो उस क्षेत्र की प्रोडक्टिविटी होगी वो बहुत अच्छी निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई मजदूर है, अर्धकुशल मजदूर है, वो खनन में कार्य कर रहा है, तो उसको पर डे की उसकी अर्निंग जो होगी मात्र 400 या 500 रुपये, जैसे हम मनरेगा की बात करें तो 100 रुपये ही मिलती है। तो इसके आधार पर अगर हम उसके विपरीत हम किसी एजुकेटेड पर्सन की बात करें तो उसकी पर डे की इनकम भी कई बार 3 to 4,000 होती है, एवरेज भी अगर हम बात करें तो। इसी को कहा जाता है उत्पादकता, कि जहां किसी क्षेत्र की प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी वह ह्यूमन डेवलपमेंट में भूमिका निभाएगा। यानी जितनी ज़्यादा एजुकेटेड पॉपुलेशन रहेगी उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। और लास्ट हमारा जो फोर्थ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है या पिलर है वो है हमारा सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। बच्चों आपने कई बार सुना होगा महिला सशक्तिकरण की तरफ ध्यान दीजिए, बालिका सशक्तिकरण की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि भारत में ये बहुत बड़ा मुद्दा रह चुका है वुमन एम्पावरमेंट का। एम्पावरमेंट आखिर होता क्या है? एम्पावरमेंट का मतलब होता है या सशक्तिकरण का मतलब होता है विकल्प चुनने के अवसर देना, यानी जीने की आज़ादी दे देना। इनडायरेक्टली अगर मैं ये कहूँ, हमारी सोच और समझ सोसाइटी में हर तरीके से इक्वालिटी मिले, सोसाइटी में एक स्ट्रॉन्ग लेवल मिले, चाहे वो वुमन हो चाहे मैन हो, इन दोनों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में एक समानता का जो विकल्प दिया जाता है वही हमारा सशक्तिकरण कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए, मुझे कैसी शिक्षा चाहिए, वो सारा डिसीजन जो हो वो मेरा होना चाहिए, ना कि मेरी फैमिली का या किसी दूसरे अदर पर्सन का। इसे ही हम क्या कहते हैं? सशक्तिकरण कहते हैं। यदि किसी क्षेत्र का या किसी राष्ट्र का सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट स्ट्रांग होगा तो उस क्षेत्र का ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इन चारों वर्ड्स को तो आपको लिखना ही लिखना है एग्जाम में, यदि आपसे ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाए, और इनको आप अपनी लैंग्वेज में भी बता सकते हैं आप क्या समझते हैं समता, सशक्तिकरण, उत्पादकता या सतत पोषण से। तो आप बेसिक अपनी कॉन्वर्सेशन में भी इसको नोट कर सकते हैं। यही हमारे 4 स्तंभ है जो हमने समझने की कोशिश की थी, समता, सतत पोषण, उत्पादकता और सशक्तिकरण। यही सारी चीजें आप नोट से पढ़ लीजिएगा एक बार। बढ़ते हैं हम आगे पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, मानव विकास के उपागम। उपागम क्या होते हैं, क्षेत्र क्या होते हैं? जैसे कि हमने अभी तक सारी चीज़ें जो बात की, एक पॉजिटिव अप्रोच की तरफ हम गए कि मानव का विकास, यदि शिक्षा अच्छी होगी तो मानव विकास कर पाएगा, यदि वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होगी मानव विकास कर पाएगा, सभी को समान अवसर मिलेंगे तो मानव विकास कर पाएगा। यानी बोलने की आज़ादी, हर प्रकार की, यदि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता मिलेगी, वो अपनी सोच समझ के आधार पर कार्य करेंगे तो ही वो विकास कर पाएंगे। तो ज़रा सोचिए, इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है बच्चों। यदि जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो आपको पता है, एक हमारे जो पॉलिटी में आपने डेमोक्रेसी कई बार पढ़ा होगा, डेमोक्रेसी में भी ये सारी चीजें समझाई जाती है। तो जो राजतंत्र होता है, जो लोकतंत्र होता है, इन दोनों में यही डिफरेंस है। मानव विकास में ये दोनों बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यदि किसी क्षेत्र में ज्यादा स्वतंत्रता दे दी गई, जैसे कि अगर हम बात करें जापान की, तो जापान ने कई सारे युद्धों को झेला है, कई सारी अवस्थाएं बदली है, जिसका कारण क्या था कि किसी क्षेत्र विशेष को
उसको ज्यादा स्वतंत्रता मिल गई, जो उस दूसरे राष्ट्र की तरफ क्या हो गया, एक हानिकारक प्रभाव डाल रहा है। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे, इसका कारण क्या था कि उस राष्ट्र को ज्यादा स्वतंत्रता मिल गई थी कि वो अन्य राष्ट्रों को हार्म कर सके। तो ये स्वतंत्रता भी कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकती है। तो इसी के तथ्यों के आधार पर कुछ स्तर निर्धारित किए गए कि कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो लोकतंत्र वही हमारा प्रभाव है, डेमोक्रेसी। तो इसी के आधार पर मानव विकास में कल्याण कैसे हो सकता है, उनकी सोच कैसे विकसित की जा सकती है, तो इसका निर्धारण किया जाता है कुछ बिंदुओं के माध्यम से। उनमें प्रमुख बिंदु है हमारे आय के उपागम, कल्याण के उपागम, न्यूनतम आवश्यकता के उपागम और क्षमता के उपागम। इसी को हम अच्छे से समझने की अगर प्रयास करें तो आय किसी क्षेत्र का अगर मजबूत होगा तो मानव विकास ग्रोथ करेगा। यदि किसी क्षेत्र में कल्याण की तरफ यानी सामाजिक मूलभूत सुविधाओं पर यदि ज्यादा कार्य किया जाएगा तो मानव का विकास होगा। तीसरा, यदि न्यूनतम आवश्यकता वाले जो भी वस्तुएं हैं जिनकी हमें न के बराबर आवश्यकता है, यदि हम उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें विश्व स्तर की इस स्थिरता में, तो विश्व स्तर में न्यूनतम आवश्यकता उपागम एक बड़ी भूमिका निभाता है बच्चों, क्योंकि कोई भी राष्ट्र, कई ऐसे राष्ट्र हैं जो जैसे कि हम नॉर्थ कोरिया की ही बात कर लें। नॉर्थ कोरिया जो है एक ह्यूमन डेवलपमेंट पर कम ध्यान देता है, जबकि उसका पूरा ध्यान किधर होता है, अपने जितने भी डिफेंस के प्रोडक्ट हैं उनको ज़्यादा, उनका ध्यान जो होता है डिफेंस प्रोडक्ट को बनाने में ज़्यादा रहता है। तो ये अवस्थाएं जो होती है जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है उन पे कम ध्यान दिया जाए, और जिनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है जैसे कि अनाज हो गया, कृषि, एग्रीकल्चर, और जो मानव के विकास में भूमिका निभा सके, एजुकेशन, इन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वो हमारे न्यूनतम आवश्यकता उपागम के माध्यम से समझा जा सकता है। फिर है हमारी क्षमता का उपागम, यानी जितनी एबिलिटी हमारी है, जितनी हमारी क्षमता है, उसके आधार पर हम कैसे मानव विकास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी क्षमता शिक्षा की है, यदि मुझे फोर्स करके डॉक्टर बना दिया जाए तो क्या मैं एक अच्छी डॉक्टर बन सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। तो जिसकी जो एफिशिएंसी रहती है, जो एबिलिटी रहती है, उसके आधार पर उसको वो अवसर मिलना चाहिए, यही मानव विकास के उपागम हम कह सकते हैं। तो ये 4 बिंदु है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। हालांकि इससे कोई बड़ा क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है, बट जो लास्ट हमने जो पढ़ा था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। प्लीज उसको आंसर प्रैक्टिस करने की आप खुद से कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आई एम ऑलवेज फॉर दैट, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। सो अब हम बात करेंगे विकास के मापन के बारे में। हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 ही क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, स्तंभों के बारे में और हमारे मानव विकास के मापन के बारे में। यूएनडीपी जो है एक संस्था है, और यूएनडीपी संस्था द्वारा कई सारे सूचकांक, हमने लास्ट जब अमर्त्य सेन और महबूबुल हक की बात की थी तो उन्होंने कई सारे सूचकों के निर्धारण के लिए कुछ बिंदुओं का निर्धारण किया था। उन्हीं बिंदुओं को निर्धारित कौन करता है? ये यूएनडीपी द्वारा किया जाता है, और एक सूची तैयार की जाती है प्रत्येक राष्ट्र की स्थिरता की, और वही सूची वहां के राष्ट्र के मानव विकास की, वहां के गरीबी की, वहां की प्रसन्नता की, कई सारी सूचियों का वो निर्धारण करते हैं और उस राष्ट्र की स्थिरता बताई जाती है। तो यूएनडीपी द्वारा मानव विकास में प्रमुखतः 2 सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा मानव विकास सूचकांक, जिसे हम एचडीआई कह सकते हैं। एक हमारा पॉवर्टी वाला है मानव गरीबी सूचकांक, और एक हमारी हैप्पीनेस इंडेक्स भी है जो हाल ही में चर्चित रही है। लेकिन जो ये प्रसन्नता वाली जो सूचकांक है वो कई सालों पहले ही भूटान ने शुरू कर दी थी, लेकिन अब ये यूएनडीपी द्वारा भी कार्य चल रहा है कि सभी राष्ट्रों की हैप्पीनेस इंडेक्स भी अब निकाली जा रही है। तो इन्हीं पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारी यूएनडीपी की एचडीआई इंडेक्स जो है, मानव विकास सूचकांक की इंडेक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको आप 3 स्टार कर दीजिए, यहां से हर कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि कंपटीशन में डाटा एनालिटिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, लेकिन यदि अगर आपको इसका बेस ही पता नहीं होगा तो आप डाटा भी एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो थोड़े से हमें इसे बेस को समझना पड़ेगा। और अगर मैं यूपीएससी और पीसीएस के मेंस के एग्जाम की बात करूं तो मेंस में सीधा क्वेश्चन आता है मानव विकास सूचकांक को समझाइए, और ये सीधा 10 नंबर का भी आ जाता है कई बार। तो आप सोचिए कि पीसीएस में अगर ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है तो हमारे 12th में भी कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको थोड़ा सा लर्न करके जाइएगा, और जितना हो सके शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स जो मैंने बनाई है 2 बार उसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी हमारे मेंस एग्जाम में। जो मानव विकास सूचकांक जो निर्धारित किया जाता है, या मानव गरीबी सूचकांक निर्धारित किया जाता है, इसका निर्धारण करता है यूएनडीपी। इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी, इसको नोट कर लीजिएगा। 1990 के दशक में ये सूचकांक शुरू किए गए थे, और ये जो कंट्रीज आपको दिखाई दे रही है ये मानव विकास सूचकांक की है। एचडीआई की टॉप 8 कंट्रीज हैं, 8 देशों का मैंने नाम लिखा है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा लर्न करने हैं तो गूगल अवेलेबल है आपके लिए, आप वहाँ से ये लिस्ट निकाल सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। हालांकि मुझे यही लगा हमें नॉर्वे तो याद रखना ही है, और ये तो हर किसी को याद होता है क्योंकि फर्स्ट कंट्री का ही पूछा जाता है। बट आपकी 12th में यदि क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा बड़ा आएगा, क्योंकि सीधा आपसे ये नहीं पूछा जाएगा एसडीआई के अकॉर्डिंग टॉप फर्स्ट कंट्री कौन सी है। यहाँ से आपका बड़ा क्वेश्चन होता है, तो आप
आपको लमसम 4 to 5 कंट्रीज याद होने चाहिए। तो लगभग आप 5 कंट्री का नाम अच्छे से याद कर लीजिए, नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग एंड आइसलैंड। सो बच्चों आप इसको फिक्स मत मानिएगा, क्योंकि हर साल ये रिपोर्ट चेंज होती है, क्योंकि ये जो इंडेक्स होती है पर ईयर निकाली जाती है यूएनडीपी द्वारा। ये जो लास्ट डाटा है ये आई थिंक 2020 के हैं, 2020 के हैं, और लगभग हर, अगर मैं 2018 से बात करूं तो नॉर्वे ही टॉप पर रह रहा है, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। हालांकि कुछ 2-3 कंट्री ऊपर नीचे हो सकती है, हालांकि होती नहीं है, क्योंकि एचडीआई की रिपोर्ट कई बार 5-6 साल तक इक्वालिटी पर ही चलती है। तो इतना आप पैनिक मत होइएगा। इन 5 कंट्रीज को अगर आप याद रख सकते हैं तो वेल एंड डन है, नहीं तो आपको इंडिया की तो आपको पोजीशन एग्जैक्ट याद रखनी पड़ेगी। एग्जाम टाइम यदि कोई नई एचडीआई रिपोर्ट आ जाए तो आप अपडेटेड होकर ही जाइएगा एग्जाम में कि इंडिया की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो मानव विकास सूचकांक एसडीआई 8% अगर मैं बात करूं तो भारत की 131वीं रैंक है, यानी 131वें स्थान पर है भारत। अब हम बात करेंगे मानव विकास सूचकांक के बारे में, एसडीआई के बारे में। बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे अच्छे से समझेंगे, अच्छे से कवर करेंगे एसडीआई को। तो अभी तक आपने जो देखा एसडीआई के बारे में, एसडीआई क्या था? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो यूएनडीपी द्वारा निकाली जाती है। टॉप फर्स्ट कंट्री नॉर्वे है और भारत की एग्जैक्ट पोजीशन 131वीं है। तो ये तो हो गए हमारे फैक्ट्स। अब यूएनडीपी को क्या क्या ऐसे माध्यम मिले हैं जिसके माध्यम से ऐसे फैक्ट्स मिले हैं जिसके आधार पर वो एसडीआई की रिपोर्ट निकालता है। तो कई ऐसे बिंदु रखे जाते हैं जिसके माध्यम से एसडीआई रिपोर्ट निकाली जाती है, तो उसको हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मानव विकास सूचकांक जो है मानव की उपलब्धियों का मापन करता है। इसमें कौन कौन से सेक्टर्स आएंगे? इसमें प्रमुखतः हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन के आधार पर देशों का तय किया गया भूमिका स्कोर निकाला जाता है, एक पर्टिकुलर स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा के आधार पर और संसाधन के आधार पर। किसी राष्ट्र का स्वास्थ्य कितना है, किसी राष्ट्र के पर्टिकुलर शिक्षा कैसी है, किसी राष्ट्र के संसाधनों की व्यक्तियों तक पहुंच कैसी है। इन 3 बिंदु जो हमने लास्ट पक्ष के बारे में पढ़ा था, यही पक्ष है। इन्हीं पक्षों को एसडीआई में महत्वपूर्ण मापन के सूचक के रूप में समझा जाता है और इसी के आधार पर 0 से लेके 1 के बीच का स्कोर तय किया जाता है। यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए 5, 6, 7 दे रखे होंगे, बिल्कुल गलत होगा वो, क्योंकि यहाँ पे स्कोर का जो निर्धारण है 0 to 1 के बीच का ही होता है। पर सारी कंट्री को जो स्कोर दिया जाता है इन्हीं के आधार पर दिया जाता है। और अगर हम स्वास्थ्य के मूल्यांकन की बात करें कैसे किया जाता है, या शिक्षा का मूल्यांकन कैसे होता है इसमें, तो स्वास्थ्य का मूल्यांकन होता है जीवन के समय जो भी जीवन की प्रत्याशा, जीवन जीने की जो लोगों की आशा है वो कैसी है उस राष्ट्र की, यानी लोग जीना पसंद कर रहे हैं या लोगों को पुअर्टी फेस करनी पड़ रही है, लोगों को बहुत सारी बीमारियां फेस करनी पड़ रही है, वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डाउन है, इसके आधार पर भी चीज़ों को निर्धारण किया जाता है। तो वहाँ के आधार पर लोगों के जीवन जीने की आशा कैसी है उसके आधार पर स्कोर दिया जाता है। दूसरा हमारा शिक्षा का मूल्यांकन। शिक्षा के मूल्यांकन के आधार पर जो भी हमारी प्रौढ़ एजुकेशन, यहाँ हम ये कह सकते हैं प्रौढ़ साक्षरता, यानी वहाँ की जो यूथ है, यूथ कितनी एजुकेशन को लेके अलर्ट है, वहाँ के जितने व्यक्ति हैं वो शिक्षित हैं या नहीं है, वहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कितनी एजुकेटेड है, इस पर ध्यान दिया जाता है और उसके आधार पर स्कोर मिलता है। तीसरा जो हमारा है संसाधनों का मूल्यांकन। संसाधनों के मूल्यांकन की जब बात की जाती है तो यह है कि उस राष्ट्र में क्रय शक्ति कितनी मजबूत है, यानी हम कह सकते हैं उस राष्ट्र की क्रय शक्ति जितनी मजबूत होगी, यानी हर संसाधन पर पहुंच प्रत्येक व्यक्ति की जितनी मजबूत होगी उसके आधार पर हमारा क्या दिया जाता है, स्कोर दिया जाता है। तो तीनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा। एचडीआई जो है, एसडीआई 3 बिंदुओं के आधार पर मूल्यांकन करता है। पहला है हमारा स्वास्थ्य का आधार पर, दूसरा हमारा शिक्षा के आधार पर और तीसरा संसाधनों के आधार पर मूल्यांकन, और 0 से 1 के बीच में स्कोर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा स्कोर किसको मिलता है, या लास्ट रैंकिंग जो है हाईएस्ट स्कोर की वो है 0.983। ये डाटा थोड़ा सा बच्चों याद रखना पड़ेगा आपको, ये फैक्ट्स हैं। आई थिंक ये स्लाइड बार बार हट रही है, जस्ट अ मिनट। इस स्कोर को आपको एग्जैक्ट याद रखना है। 0.983 जो है वो हाईएस्ट है और सबसे डाउन में जो है वो लोवेस्ट अगर हम कह सकते हैं 0.268। तो हाईएस्ट स्कोर 0.983 एंड लोवेस्ट स्कोर है 0.268। तो मानव विकास के मापन में ये 2 स्कोर हैं जो सबसे ज़्यादा और सबसे कम बताए गए हैं। और मानव विकास में आधार पर एक गरीबी सूचकांक भी निकाला जाता है जो यूएनडीपी ही निकालती है। अब गरीबी सूचकांक को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं।
स्कोर के आधार पर कैसे, पहले तो सबसे पहले हम गरीबी सूचकांक को समझने से पहले स्कोर के आधार पर समझ लेते हैं कि राष्ट्रों को स्कोर कैसे मिलता है। तो जो भी 0.80 से ज़्यादा स्कोर करेंगे उन्हें हम अति उच्च श्रेणी के राष्ट्रों में रखेंगे, श्रेणी में, और 0.71 से लेके 0.799 जो स्कोर होता है उसमें हम उच्च श्रेणी के राष्ट्रों को रखेंगे और वही राष्ट्र उच्च श्रेणी के कहलाएंगे, और 0.50 से लेके 0.700 तक मध्यम जो श्रेणी के राष्ट्र आएंगे, और निम्न श्रेणी में 0.549 के जितने भी नीचे स्कोर वाले राष्ट्र होंगे वो सभी निम्न श्रेणी। तो ये स्कोर के जो डेटा है वो आपको लर्न करने पड़ेंगे और हाईएस्ट और लोवेस्ट के डाटा याद करने पड़ेंगे। तो आज ही आप कोशिश कीजिएगा इस इंडेक्स को अच्छे से याद करने की। एक दो बार जब आप रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगी, इसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर आपका एसडीआई का आता है तो जो बच्चा इस इंडेक्स को लिखेगा उसको फुल मार्क्स मिलेंगे 101%। इससे बाहर अगर कुछ क्वेश्चन बनता है तो आप अगर कितना भी एक्स्ट्रा लिख दें आपको स्कोर नहीं मिलेगा, आपको फैक्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे, क्योंकि थ्योरिटिकल जब पॉइंट्स आप ज़्यादा डालते हैं तो कहीं ना कहीं स्कोर जो है वो डाउन ही होता है आपका। तो आपको थोड़े फैक्ट्स भी डालने पड़ेंगे ताकि आपकी जो आंसरिंग है वो स्ट्रांग हो और उस स्किल के माध्यम से आपको जो एग्जामिनर है वो अच्छा स्कोर दे। तो प्लीज़ थोड़ा सा इन स्कोर को याद रखिएगा, स्कोर की ही बात हो रही है तो आपके लिए स्कोर, यही स्कोर आपको स्कोर दिला सकते हैं। ओके, सो 2021 के आधार पर टॉप 10 कंट्रीज हमने देखी थी, 8 कंट्रीज। अब हम बात करेंगे गरीबी विकास सूचकांक की। गरीबी विकास सूचकांक के आधार पर भी यूएनडीपी ही है, इसके आधार पर किसी राष्ट्र में वहाँ की मानव की स्थिरता को, आर्थिक स्थिति को बताया जाता है ये गरीबी विकास सूचकांक। तो इसमें क्या क्या फैक्ट्स होते हैं। बिना आय वाला माप देश में मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए रखा गया है। ये आय वाला मापन बिना आय वाला माप होता है और 40 वर्ष तक की जो भी आयु के जो जीवित व्यक्ति रहे हैं उन्हें, उनके अंदर जो निरक्षरता की अवस्था है या फिर कहीं पे स्वास्थ्य सुविधाओं की दूरी है, इसके आधार पर जो भी राष्ट्र, यहाँ आय का मापन नहीं होता, गरीबी विकास सूचकांक रखा गया है कि जो डेवलपमेंट की बात करता है, जो राष्ट्र डेवलपमेंट के रूप में डाउन चल रहा है वो गरीबी विकास सूचकांक के अंतर्गत आता है। यानी वहाँ के जो 40 वर्ष तक की आयु है, आयु के जो व्यक्ति हैं उन तक यदि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच रही है, यदि वो निरक्षर हैं, तो ये सभी इनके बिंदुओं के आधार पर गरीबी विकास सूचकांक निकाला जाता है। तो यह अधिक कमी उद्घाटित करता है और वर्तमान समय में मानव विकास को मापने की विधियां निरंतर परिष्कृत हो रही है। आज अगर हम मानव विकास की बात करें तो मानव विकास के लिए जो जो भी बिंदु तय किए गए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सेक्टर हो, चाहे वो हमारे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य क्षेत्र हो या फिर संसाधन क्षेत्र हो, इसी के आधार पर इन क्षेत्रों को बढ़ाया जा रहा है। और इसमें पर्टिकुलर राजनीति की भी बात की जा रही है, भ्रष्टाचार की भी बात की जा रही है। जो जो क्षेत्र स्वतंत्रता के आधार पर स्ट्रॉन्ग है उनको भी उस स्वतंत्रता के माध्यम को भी श्रेणी में लिया जा रहा है। तो राजनीति, स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार के आधार पर भी रैंकिंग डिसाइड की जाएगी। ये आगे के प्रोस्पेक्ट में बताया गया है कि भविष्य में ये संभावना है कि यूएनडीपी अपने स्तंभों को बढ़ाकर इन क्षेत्रों को भी उसमें शामिल करे और उसके आधार पर रैंकिंग डिसाइड करे। सो अब हम बात करेंगे ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स की। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, इसकी अवधारणा 1972 में भूटान से प्रारंभ हुई थी और भूटान की जो संस्कृति है वो हमेशा हम ये कह सकते हैं, भूटान का यदि आपने कभी वीडियो भी देखा है तो देखिएगा उनके कल्चर पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कल्चर पर डिपेंडेंट व्यक्तित्व हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो कल्चर की बहुत रिस्पेक्ट करता है, वहाँ की संस्कृति को बहुत तवज्जो दी जाती है। तो भूटान जो है हमारा 1972 में उसने एक ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स की शुरुआत की थी जो कि वर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड भी हुई थी और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी किया था और ये बताया था कि भूटान जो है वो आर्थिक स्थिति की तरफ ध्यान नहीं देता, वो व्यक्ति के सोच की, व्यक्ति की खुशी की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। प्रत्येक व्यक्ति यदि हैप्पी रहेगा तो वो राष्ट्र वैसे ही हैप्पी हो जाएगा। तो ये सोच किसकी थी? ये भूटान की थी। तो उनके आधार पर उन्होंने जो भी भौतिक प्रगति है, जैसे जो भी फिजिकल सेक्टर्स में वो ग्रोथ की बात नहीं करते, वो ह्यूमन सेक्टर की ही बात करते हैं और ह्यूमन के ग्रोथ पर ही वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जीएनएच के विकास में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? जीएनएच विकास की आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ हम ये कह सकते हैं कि जो ईश्वरीय स्थिति है, चाहे फिलोसॉफिकल थॉट्स जो है उस पर थोड़े से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और भौतिक गुणवत्ता की तरफ कम ध्यान दिया जाता है। यही है हमारी हैप्पीनेस इंडेक्स। यहाँ ये फैक्ट्स है कि आपसे पूछ सकता है हैप्पीनेस इंडेक्स की शुरुआत कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। कब की गई थी और किसके द्वारा? 1972 भूटान के द्वारा। क्लियर है?
हमने इन तीनों इंडेक्स को बहुत अच्छे से समझा है बच्चों। हमने बात की थी एसडीआई की, मानव विकास सूचकांक की, उसके बाद हमने बात की मानव गरीबी सूचकांक की। मानव गरीबी सूचकांक आय बिना आय वाला सूचकांक है, आप इकोनॉमिकली लेवल पे उसको मत लेके जाइएगा। जिस क्षेत्र में वहाँ की स्थिति यदि स्वास्थ्य क्षेत्र में कमजोर है, शिक्षा के क्षेत्र में कमजोर है, वह मानव विकास गरीबी सूचकांक में अंतर्गत आते हैं। तो तब तीसरी बात हमने की थी हैप्पीनेस इंडेक्स की, प्रसन्नता सूची की, जो कि भूटान द्वारा शुरू की गई थी, जो केवल और केवल आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ ज्यादा ध्यान देती है और भौतिक सुख सुविधाओं को वो साइड में रखती है। तो ये तीनों इंडेक्स को हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करेंगे मानव विकास की अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं। इंटरनेशनल लेवल पर मानव विकास किस प्रकार से घट रहा है, बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इसकी क्या स्थिति है, प्रत्येक राष्ट्र की तुलना कैसे की जाती है, उसको हम मानव विकास सूची की आधार पर ही समझेंगे। जो हमने स्कोर देखे थे, उच्च देश कौन से हैं, मध्यम श्रेणी के देश कौन से हैं, इन्हीं की तुलनाएं हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो एक ही होगा, मानव विकास सूचकांक का अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना को वर्णन कीजिए। यहाँ से या ये बोल सकते हैं कि आलोचनात्मक तुलना का वर्णन कीजिए। तो आपको क्रिटिसाइज में थोड़े से वर्ड्स इसमें डालने हैं, क्रिटिसाइज करना पड़ेगा आंसरिंग में, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि उच्च क्षेत्र है उसमें क्या ऐसा डिफरेंस है जिसकी वजह से वो अति उच्च बना है, या मध्यम श्रेणी के कौन से राष्ट्र ऐसे हैं जो उच्च श्रेणी तक पहुंचने की कगार पर हैं। इन सारे फैक्ट्स को आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो हम हमारे नोट्स की तरफ बढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। मानव विकास की यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना की जाए तो प्रत्येक व्यक्ति की आय जो है वो क्षेत्र के माप के आधार पर मानव विकास का संबंध नहीं है, यानी आय के आधार पर मानव विकास की गणना नहीं की जाती है। यदि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि कोई राष्ट्र यदि ये कहे कि वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति की मंथली इनकम जो है 1 लाख है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पे हो, तो यहाँ पे आय की बात नहीं की जा रही है। दूसरी बात, यहाँ कई छोटे देश ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से मानव विकास पर कार्य कर रहे हैं और ये बड़े देशों की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में है। तो जो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी कंट्री यदि डेवलप्ड है, इकोनॉमिकली लेवल पे स्ट्रांग है, तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट में भी स्ट्रांग होगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कई ऐसे छोटे राष्ट्र हैं जिनका पूरा फोकस जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ ही है, इसलिए वो बेहतर कार्य कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो छोटी अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र भी मानव विकास सूचकांक में कहीं बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम समझे तो भारत के मुकाबले श्रीलंका, ट्रिनिडाद और टोबैगो बहुत छोटी कंट्री है, लेकिन मानव विकास में इनकी स्थिति जो है वो भारत से कहीं बेहतर है। तो इसका रीजन हम समझ सकते हैं। फिर उदाहरण के तौर पर यदि हम भारत की बात करें तो केरल में जो है वो प्रति व्यक्ति आय पंजाब और गुजरात की तुलना में बहुत कम है, लेकिन मानव विकास में ये केरल गुजरात और पंजाब से कहीं बेहतर है। तो मानव विकास में आपने देखा होगा कि वर्ल्ड में 80% जितने भी डॉक्टर्स हैं वो केरला, नर्सेस जो हैं वो केरला की हैं, ये फैक्ट है। तो यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होगा और एजुकेशन भी बहुत अच्छी होगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत की स्थिति में भी कई ऐसे स्टेट्स हैं जो एक स्टेट की प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले वहाँ के ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव विकास की तरफ ज़्यादा अग्रसर है। अब हम बात करेंगे स्कोर के आधार पर इन राष्ट्रों को कैसे बांटा गया है, यही मानव विकास की तुलना का बिंदु रहेगा। तो उच्च देश जो हैं, उच्च श्रेणी के राष्ट्र जिनका स्कोर कितना है बच्चों, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिनका स्कोर 701 से लेके 799 तक है वो हमारे उच्च श्रेणी के राष्ट्र होंगे। इनमें प्रमुखतः क्या क्या होगा, इनकी विशेषता ये हो सकती है कि यहाँ पे शिक्षा जो होगी वो श्रेष्ठ होगी, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होगी, सरकार की प्राथमिकता यहाँ पर जो रहेगी वो पूरी तरह से इन्हीं बिंदुओं पर रहेगी, यानी सरकार का फोकस पूरा का पूरा मानव के विकास पर ही रहेगा, मानव की शिक्षा में सुधार करना, मानव की स्वास्थ्य में सुधार करना। तो जो भी उनका बजट बनता है, इकोनॉमी बजट जो आएगा वो पूरा का पूरा मानव के लिए ही बना हुआ आएगा। तो ये हम कह सकते हैं उच्च राष्ट्रों की श्रेणी में इसीलिए उनको रखा गया है जिनका पूरा फोकस मानव है। तो जहाँ सामाजिक निवेश अधिक होता है, सुशासन अच्छा रहता है, उच्च निवेश अधिकतर सामाजिक निवेश पर ही किया जाता है, सामाजिक सेक्टर्स में ही किया जाता है, सामाजिक क्षेत्रों में। तो ऐसे देशों में यूरोप है जो कि पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है और कई अन्य देश भी इसमें शामिल है। तो यूरोप की स्थिति अगर हम बात करें, यूरोप पूर्णतः हमने लास्ट जब जनसंख्या संगठन की बात की थी तो हमने ये कहा था कि यूरोप की जो नगरीय स्थिति है, नगरीय जनसंख्या ज़्यादा है एशिया के मुकाबले, याद होगा आपको। तो इसका कारण क्या था, क्योंकि यूरोप में शिक्षा पर काम किया जा रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं पर काम किया जा रहा है, इसीलिए सरकार की पूरी जो प्रायोरिटी है वो मानवीय है। ओके, सो दूसरा हमारे मध्य देश का स्कोर हमने देखा था बच्चों, मध्य देश का स्कोर है 550 से लेके 700 तक। तो 700 में कौन कौन सी कंट्री आएंगी, वो देश शामिल होंगे। ये क्षेत्र बहुत विशाल वर्गों वाला देश है क्योंकि ज़्यादातर जो भी राष्ट्र हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं।
और इसमें अधिकांश वो देश है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध ज़्यादा पुराना नहीं है, 1920 के आसपास की ही घटना है। तो इन घटनाओं के बाद भी कई ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने खुद पर काम किया है, मानव विकास पर काम किया है। और 1990 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात भी कई ऐसे राष्ट्र हैं जो इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल हो गए हैं। इनमें क्या होता है, इन देशों में लोकहित की नीतियों पर और भेदभाव को दूर करने के लिए विकास किया गया है और मानव की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया है। सामाजिक विविधता भी यहाँ पे अधिक पाई जाती है। राजनीतिक अस्थिरता और विद्रोह का सामना भी इस राष्ट्र ने किया है, इसीलिए ये मध्य श्रेणी के देश हैं। इसमें हमारा भारत भी शामिल है और भारत ने भी, आपको पता है, औपनिवेशीकरण के बाद 1950 में कितनी सारी घटनाएं देखी है। तो मानव विकास क्रम में उसको एक समय लगेगा। एक हम ये कहें नॉर्वे तक की स्थिति तक भारत को पहुंचने में अभी बहुत लंबा समय, एक बहुत लंबा सफर तय करना है और उस सफर में हम जैसे ही भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि यदि हम हमारे योजनाओं के लिए या हम हमारी सुविधाओं के लिए अवेयर रहेंगे, हम गवर्नमेंट पर डिपेंड ना होकर खुद के माइंड को फोकस रह के गवर्नमेंट को उस चीज़ के लिए हम ये कह सकते हैं मजबूर करेंगे, तो वो हम पर भी काम करने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो इन्हीं अवस्थाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि मध्यम देश जो है वो ज़्यादातर हैं और स्पेशली ये जो मध्य राष्ट्र हैं इन्होंने कई सारे राजनीतिक अस्थिरताओं को देखा है, इसी वजह से इनके स्कोर थोड़े से डाउन में है। अब हम बात करेंगे निम्न स्तर के देश। निम्न स्तर के देश बहुत ही ज़्यादा कम स्कोरिंग वाली कंट्री होती है। आई थिंक 449 के बाद 549 के बाद जो स्कोर निकलता है वो इन्हीं कंट्री का निकलता है और अधिकांश से इसमें बहुत छोटे छोटे राज्य होते हैं और वो राज्य होते हैं जो राजनीतिक उपद्रव देख चुके हैं, जिनके अंदर गृह युद्ध यानी जो आंतरिक स्तर पर होने वाला सैन्य या फिर सरकार का जो मतभेद होता है, सैनिक और सरकार के बीच में जो मतभेद होता है वो एक बड़े गृह युद्ध को छेड़ देता है। तो आंतरिक अस्थिरता के कारण, अकाल या महामारी के कारण जो राष्ट्र गुजर रहे हैं, इन्हीं कारणों की वजह से इन देशों की सूची इतनी निम्न स्तर की है। तो ये सभी कॉन्सेप्ट जो है मानव विकास की ही बात कर रहे हैं। अतः एक देश में मानव विकास के निम्न और उच्च स्तर के अंतर को समझने के लिए हमें वहां के सामाजिक क्षेत्र और सरकारी व्यय की प्रतिरूप को अच्छे से समझना होगा। यानी हम कह सकते हैं कि वहां का जो बजट है मानव के लिए कितना हम ये कह सकते हैं कंट्रीब्यूट कर रहा है, मानव के लिए उसका कितना योगदान है उस बजट का, उस बजट के आधार पर हम देख सकते हैं कि वो राष्ट्र किस तरफ अग्रसर हो रहा है। फॉर एग्जांपल, यदि किसी कंट्री का बजट सैन्य सुविधाओं पर ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं वहाँ मानव विकास कम होगा। क्यों? क्योंकि उनका पूरा कार्य प्रतिरक्षा में ही निकल रहा है, यानी सैन्य प्रतिरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है, डिफेंस पे ध्यान दिया जा रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात ही नहीं की जा रही। यदि किसी राष्ट्र का सामाजिक सुख सुविधाएं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर ज्यादा बजट बन रहा है तो वहां हम कह सकते हैं कि मानव विकास की ज्यादा महत्वता है। तो ये हमारा चैप्टर था, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से हमने करने की कोशिश की। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो प्यारे बच्चों, हमने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है, आप हम तक पहुंचा सकते हैं। एंड स्पेशली मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें बहुत मेहनत करते हैं और आप ही लोगों के लिए ये प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि आपको बेटर टू बेटर मिल सके लाइफ में, और हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसको लाइफ में बेस्ट मिले। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि OSI परिवार आपको बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करवाए। एंड फ्री नोट्स आपके लिए ऐप पर अवेलेबल हैं, फटाफट से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए बिल्कुल बिना देरी के। एंड लाइक कर लीजिए एंड शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑलवेज बी हैप्पी, कीप स्माइल। थैंक यू सो मच।